जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज दिन भर जिस तरीके से कोरोना के समय में जब हम प्रत्यक्ष बातचीत नहीं करते हैं, हम आपके लिए ई एजेंडा लेकर आए और आज बारी है सुरक्षा सभा की, क्योंकि जो गतिरोध चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसे देखकर सबके मन में कुछ आशंकाएं हैं। जो कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो सारी चीजें एक सवाल अगर आपके मन में ये खड़ी कर रही है कि क्या सुरक्षित हैं हम? आज का हिंदुस्तान कितना ताकतवर है? तो आज दिन भर हम इसी तरीके से सुरक्षा सभा में अलग अलग सत्र के जरिए आपके लिए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आएंगे। सबसे पहले मैं तीनों सेनाओं के जो प्रमुख रह चुके हैं उनसे बेहतर कौन बता पाएगा, तो हमारे साथ कुछ ही देर में जनरल वीपी मलिक जुड़ेंगे। हमारे साथ इस समय एडमिरल सुनील लांबा जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। एयर चीफ मार्शल एस कृष्ण स्वामी, पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ। बहुत स्वागत है आपका। एडमिरल लांबा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आज हिंदुस्तान की सरहदें, चाहे हम आसमानी सरहदों की बात करें, जमीनी सरहदों की बात करें, हम समुद्र तटों की बात करें, आज का हिंदुस्तान कितना सुरक्षित है, कितने सक्षम हाथों में हमारी सुरक्षा है? मेरे ख्याल में भारत पूरी तरह से सुरक्षा है, तीनों ऑन लैंड, एयर एंड एट सी। और जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल तैयार है और तनी हुई है। जनरल वीपी मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। जिस तरह से सबसे बड़ा हमने छल देखा था करगिल, और उससे ही लोग आज भी जोड़ते हैं, बाकी किसी भी सीमा पर अगर कोई इस तरह की दिक्कत आती है। अभी मेरा ख्याल है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भी इस तरह की कुछ बातें शुरू हो गई थी कि क्या अचानक हम तैयार नहीं थे और ऐसा कुछ हो गया, तो हमेशा एक पैरेलल उधर से ड्रॉ कर दिया जाता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम चीन पर ही वापस आए, हम चीन से ही शुरुआत करें कि चीन से आर पार करने के लिए आज का हिंदुस्तान कितना सक्षम है? क्या 2020 में हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसी शक्ति हैं जिसके सामने कोई भी देश ऐसा नहीं सोच सकता है जैसा शायद चीन ने 62 में सोच लिया था? आपकी जो आपने सवाल किया है, मैं उसको दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इस एरिया में जहां पर अभी एलएसी की प्रॉब्लम चल रही है, ये एक बहुत लंबा, बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पर कितने भी आप ट्रुप्स वहां पर डिप्लॉय कर लें, फिर भी ट्रुप्स की जो पोस्ट हैं उनके बीच में बड़े बड़े गैप होंगे, क्योंकि वो बड़ा जो टेरेन है वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ हैं और उसमें से नदियां बहती हैं। तो अगर उन्होंने कई जगह के ऊपर अभी पोजीशन बना ली है पिछले कई दिनों में, और डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके आए हैं, तो उतनी क्षमता हमारे में भी है। अगर हमें कोई हमारी फौज को कोई हुक्म दे तो हम भी यही काम कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हर एक इंच जो है अपने बॉर्डर का इलाके में। दूसरी बात, आपने बोला कि हमारे जो सेनाएं हैं वो सक्षम है या नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत ही सक्षम है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1967 से लेकर 1967 में हुआ था नाथुला का इंसिडेंट, तब से लेकर अभी तक जितने भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो हमने कहीं पर भी उनको अंदर घुसने नहीं दिया। और जहां कई जगह पर उनको मात भी, खासकर नाथुला का एरिया में या वांगडुंग के एरिया में 1986 में जब हमने उनका मुकाबला किया था, तो हमने उनको पछाड़ दिया था। अभी भी मैं समझता हूं कि अगर हमको मौका मिलता है या इजाजत मिलती है तो हम ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सब इस वक्त देख रहा हूं कि दोनों देश पॉलिटिकल लेवल के ऊपर लड़ाई नहीं चाहते, और सबकी कोशिश ये हो रही है कि ये जो मामला उठा है इसको सुलझा दिया जाए मिलिट्री लेवल के ऊपर, और इसमें इसको एस्केलेट नहीं किया जाए। तो उसी तरीके से जो कोशिश हो रही है, हमको उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करनी है।
जी, कोई भी मैच्योर्ड देश आज की तारीख में यही चाहेगा और इसीलिए भारत की तरफ से इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन अगर चाइना आया है सामने तो उसके बाद भारतीय ट्रूप्स वहां पर किस तरीके से जमे हुए हैं ये हम आपको अपनी न्यूज कवरेज के जरिए भी लगातार दिखाते हैं। एयर चीफ मार्शल कृष्णस्वामी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो एयरफोर्स है हमारी, जब भी चाइना से किसी भी तरह का टकराव होता है वो हमें उंगली पकड़कर ले जाते हैं 1962 की तरफ और कोशिश करते हैं कि वो सारी चीजें एक साइकोलॉजिकल लेवल पर प्ले करे। एयरफोर्स ने जिस तरीके से हाल के सालों में एक तरह से विकसित हुआ है, जिस तरीके से एयरफोर्स में इंसान के साथ साथ मशीन भी उतना जरूरी हो जाता है और उस मशीन के लिए वो पैसे, वो बजट, सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं, किस तरीके से हम अपनी वायुसेना को आज की तारीख में आंकें? बात यह है कि अब तक हम हमारे चीन के साथ एयरफोर्स को कभी एंगेज किए नहीं। 62 में हम बहुत कमजोर थे, समझ लीजिए। उस समय से अब क्या 10 गुने हमें बड़ा है, स्ट्रांगर है, मजबूत है। और मैं भी 62-63 में वहां पे आर्मी के वहां पे जाके रहा मैंने 2-3 महीने, वो इन्फेंट्री बटालियन में, जाट बटालियन के साथ मैंने सारे वहां देखा हुआ, पैंगोंग लेक और सारी जो जगह जो अभी आजकल बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं। उसके बाद हम लोग ने बहुत कोशिश किया वो जगह पे, वहां पे हम रहेंगे, आर्मी के साथ हम कुल मिल के हम प्लानिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। इसमें काफी दूर आए हुए हैं हम। तो जो हमने सीखा, बाकी एंगेजमेंट कारगिल समझ लो आप, या उससे पहले, तो ये है कि आजकल हमारी तैयारी है तो बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी ये है कि हमारे कोऑर्डिनेशन, आज की जो कोऑर्डिनेशन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बहुत ताकत है, ये बहुत स्ट्रांग है। बहुत कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हमारे कम्युनिकेशन सारे अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ अभी आज है ये जो मौका है, तो वापस उनको देने के लिए अगर कुछ समय आया तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और कुछ क्या कहते हैं, कुछ एंगेजमेंट होगी तो एयरफोर्स जरूर पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। जी, एडमिरल रामबा, जिस तरह से हम अभी जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, चाइना से ऐसे हमें ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई टेंशन का एरिया नहीं है जहां पर हम समझें कि चाइना से टकराव में हमें नेवी की वैसे आवश्यकता हो। लेकिन अगर हम साउथ चाइना सी में चीन के इंटरेस्ट, उसको लेकर बाकी छोटे देशों का टकराव देखें, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि भारत को, आपकी राय में जानना चाहती हूं, क्या भारत का साउथ चाइना सी पर कोई स्टैंड है, और अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? हाँ, भारत का स्टैंड साउथ चाइना सी पे है कि द इशू शुड बी रिजॉल्व्ड एज पर इंटरनेशनल लॉ अंडर UNCLOS, एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट should be protected for all, but this is a strategic issue और इसको LAC पे जो अभी स्टैंड ऑफ हो रहा है लिंक करना है, in my opinion there are no linkages between the two। नहीं, अगर हम माने कि चाइना से जैसे अब जब हम डील करते हैं तो हम भले ही LAC पर चलेगा, लेकिन देश के अंदर एक पुकार शुरू हो जाती है कि मेड इन चाइना का बॉयकॉट करो। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी एक लेवल को हम छोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आपको लगता है कि भारत को तमाम तरह चीजों का इस्तेमाल करते हुए क्या ये स्टैंड भी एक चाइना को थोड़ा सा दूसरे मोर्चे पर सॉफ्टन कर सकता है? तो LAC के इशू है, दैट इज अ डिलिमिटेशन एंड डिलिनेशन ऑफ द बॉर्डर ऑन द ग्राउंड। सो जब तक ये नहीं होएगा तो ये जो परसेप्शन है जहाँ बाउंड्री है वो तो ये फेस ऑफ चलते रहेंगे, और उसका सिस्टम है ऑफ हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू। जैसे आज टॉक्स हो रही हैं एट द 3-star लेवल, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट थ्रू डायलॉग दिस फेस ऑफ विल बी रिजॉल्व्ड। टू लिंक the strategic issue of South China Sea with what is happening, जो LACP हो रहा है, मेरे ख्याल में ठीक, there are no linkages between the two. These are strategic issues and they are strategic options which government of India के पास हैं,
and they are being exercised. जी, जनरल मलिक, एलएसी का नेचर एलओसी से अलग आपने अभी समझाया, लेकिन एलएसी पर ये न पहली बार है ना आखिरी बार है कि चाइना इस तरह की चीजें कर रहा है। क्या हम समझ सकते हैं कि कोई रेजोल्यूशन है? क्योंकि अगर एक्चुअल कंट्रोल की बात आ जाती है तो हमेशा परसेप्शन की लड़ाई में उलझे ही रहेंगे और बार बार इस तरह की परिस्थितियां आएंगी। क्या आपको कोई सोल्यूशन दिखता है? लगातार बातचीत चल ही रही है, आज भी बातचीत होनी है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कैसे है इसका? देखिए, जब तक हम बाउंड्री अपनी दोनों देश आपस में मिलकर और उसको फाइनलाइज नहीं करते हैं, तब तक हम लोगों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो एक दूसरे का परसेप्शन है उसको ठीक करना होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दोनों देशों ने 1990s में कुछ जगह ऐसे दोनों ने समझी थी कि जहां पर जो डिस्प्यूटेड एरिया है और जिसके ऊपर के हम लोगों का और उनका विचार अलग अलग है, तब से लेकर अब तक कुछ और भी बढ़ गई हैं। जो इलाका है पेंगोंग त्सो के नॉर्थ में, जहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो झगड़े हुए हैं, उसमें गुत्थम गुत्था भी हुई है, तो वो भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। लद्दाख के एरिया में मैं समझता हूँ कि कोई 12 या 13 ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को वहां पर जो है इस चीज को देखना चाहिए मिलिट्री कमांडर्स को कि यहाँ पर हम आपस में नहीं भिड़े। पिछले कई सालों से हम ऐसे ज्यादा भिड़ रहे हैं, तो उसको रोकना चाहिए। और मैं आपको उदाहरण के यही इलाका बताता हूँ कि हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं फिंगर 8 तक और वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं फिंगर 4 तक। तो ऐसे में हम लोगों को कोई समझना चाहिए कि आपस में पेट्रोल जो है वो भिड़े नहीं। ये इलाका डिस्प्यूटेड है और इसको हम किसी तरीके से नक्शे के ऊपर मार्क कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम आपस में यहाँ पर पेट्रोल जाएंगे भी सही तो आपस में भिड़ेंगे नहीं। जो गलवान का एरिया है, गलवान रिवर का जो एरिया है, उसमें तो क्लियरली इस बार चाइना की जो फोर्सेस हैं उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया है और वो इलाका, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रही है अभी तक। तो वहां से तो उनको हर हालत में पीछे हटना चाहिए और हटना पड़ेगा। और ये जो दूसरा इलाका है लद्दाख का, ये फिंगर्स वाला इलाका जो है, इसके बीच में दोनों को कुछ समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसी के ऊपर ही आज बातचीत हो रही है और आगे भी चलेगी अगर इसको रिजॉल्व नहीं करते। पर जब तक हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और खासकर डिस्प्यूटेड एरियाज के ऊपर नक्शे मार्क नहीं करते, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती है, एक दूसरे का परसेप्शन नहीं मिलता है, तब तक जो आपने बोला है कैसे झगड़े चल सकते हैं, चलते रहेंगे। नहीं, जनरल मलिक, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है ये बताने में कि कोई अगर दुश्मन किसी जगह पर आपकी जमीन पर आकर बैठ जाए, उसके बाद उसे हटाना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए अगर हम चाइना की स्ट्रैटेजी को देखें इतने सालों से, तो वो इन चेंज करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के इस तरह की चीजें करते हैं। क्योंकि आज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आखिर तो वो जो हमारी एक्चुअल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे काफी आगे है। और इन परिस्थितियों में, जैसे आपने 80s की दशक की भी बात की, जनरल सुंदर जी की बात हुई, 67 की हम बात कर रहे हैं, क्या हमें एक स्ट्रांग मिलिट्री लीडरशिप इस प्रॉब्लम से निकालेगा या फिर इसका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक होगा, कम से कम जहां तक चाइना का सवाल है? देखिए, फाइनली जो है ये चीजें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आती हैं। तो फाइनल जो रेजोल्यूशन है चाइना के साथ में बाउंड्री का, वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ही हो सकता है। पर इस वक्त जरूरत यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमने अपनी तरफ से बना के रखी है और जिसका कुछ परसेप्शन चाइना को भी है, वहां पर झगड़े नहीं होने चाहिए। 1993 से लेकर आज तक 5 एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल के ऊपर बातचीत भी हुई है, लेकिन चाइना ने आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या डिस्प्यूटेड एरियाज जो हैं उसके ऊपर डिलिनिएशन, नक्शों के ऊपर मार्क करने से उन्होंने रिफ्यूज किया हुआ है।
तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर हम फाइनल सोल्यूशन की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और डिस्प्यूटेड एरिया जो है आपस में समझना चाहिए, उसको नक्शे के ऊपर मार्क करना चाहिए। जब यहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं होगी, यहाँ पर झगड़े नहीं होंगे, तो उसके बाद में आती है सोल्यूशन बाउंड्री की। और उसके ऊपर मैं अभी ये कह सकता हूँ कि 1993 से लेकर अभी तक हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के झगड़ों के ऊपर भी हम पूरा बंद नहीं कर पाए हैं, चाहे कितने लेवल के ऊपर, किसी लेवल के ऊपर बातचीत हुई है। तो जब तक ये पहले नहीं सुलझा पाते हैं और उसको बंद नहीं कर सकते हैं तो बाउंड्री सॉल्यूशन का तो सवाल नहीं होता है। वाकई जब 93 के बाद से ये समझौता है कि गोली नहीं चलेगी तो हम विमानों की बात क्या करें। लेकिन एयर चीफ मार्शल कृष्णस्वामी, जिस तरह से चीन अपनी तरफ से फाइटर प्लेन्स अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में उड़ा रहा है, वो सीधा सीधा एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जहां पर एयरफोर्स इन्वॉल्व होती है वहां पर हम समझ जाते हैं कि कुछ ज्यादा सीरियस बात हो रही है। वो भले ही सिर्फ धमकी के लिए रहे, लेकिन मैं आपसे सही समझना इस बात को चाहूंगी कि आर्मी का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनमें वॉर का एक्सपीरियंस भी गिना जाता है, सैनिकों की संख्या भी गिनी जाती है। यहां पर जब हम एयरफोर्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हम किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है। किस तरीके से इतने सालों में आपको लगा है कि हमने एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने में काम किया है? क्या हम इस सेक्टर पे खास फोकस कर पा रहे हैं? मैडम, ये आज की बात है, आज की बात कह रहे हैं कि एयरफोर्स तो स्ट्रांग है, मगर हमेशा हमारा देश इनिशिएटिव हमेशा वो दुश्मन के पास दिया हुआ था मेरे ख्याल में अब तक। अब देखिए चीन वो उनके इनिशिएटिव पे आ गया है, उनको कैसे आने दिया हम लोग ने कि हम हमेशा इस बार ये हो जाता है कि वो पहले आ जाते हैं, फिर हम अभी इलाज ढूंढ रहे हैं। अभी तो एक बात है, ये तो पॉलिटिकल विल और हमारे कॉन्फिडेंस है, हमारे मिलिट्री की स्ट्रेंथ। आज जो कुछ फर्क है हमारे देश में, ये एयरफोर्स और आर्मी का अलग अलग हम नहीं बात नहीं कर रहे। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव जो एयरफोर्सेस के मतलब उनके हाथ में है कि एक बार हुक्म मिली तो ये दोनों तीनों मिलके जो करना है जो करेंगे, वो तो उनके हाथ में ही है। तो अब ये तो परसेप्शन है, और कैसे मतलब कॉम्बैट कैसे शुरू होगी, कैसे कहाँ तक पहुंचेंगे, ये तो दोनों पॉलिटिकल डिसीजन और अपनी मिलिट्री के एप्रिसिएशन और नहीं, मैं बिना कॉम्बैट की स्थिति की भी बात कर रही हूँ। बिना कॉम्बैट के मैडम हमारे स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, और वहाँ पे चाइनीज का जो कंपेयर करेंगे तो हम तो बहुत उनसे मेरे ख्याल में in my assessment we are far superior. We have a better weapon system, we have better skills, हमें बहुत कुछ अच्छी नॉलेज है, और वहाँ पे नजदीक है हम लोग अपने मतलब बेस एयरफील्ड से, और काफी हम वजन वहाँ पे we can deliver weapons, और हमें सेंसर्स हैं, आइडियाज हैं, हमारे स्किल्स हैं, किसी में हम कमी नहीं है। तो इसकी बात है कि एक बार, और ये तो प्लानिंग की बात है, कैसे कौन शुरू करेगा, कैसे होगा, ये तो दोनों तीनों लीडरशिप के हाथ में। तो मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, तो ये तो मौका है तो करना होगा। अगर मतलब वी हैव टू डू इट, वी विल डू इट, बट वी शुड नॉट सेपरेट आर्मी क्या करेंगे, एयरफोर्स क्या करेंगे, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। इट्स ऑल डिटेल्स लेफ्ट टू द सर्विसेज, तो करेंगे वहां पे। एडमिरल लांबा, अब बहुत बातचीत आत्मनिर्भरता को लेकर भी हुई है, मेक इन इंडिया को लेकर हुई है, मेड इन इंडिया को लेकर हुई है, फोर्सेस का जहां तक सवाल आता है और हमारे उपकरणों हथियारों का सवाल आता है, मेक इन इंडिया हमें कितना बेहतर बना रहा है? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जैसे नेवी का तो बहुत पुराना है। 1960 में हमने एक टीम ऑफ ऑफिसर्स नेवल आर्किटेक्ट इंग्लैंड भेजी थी ट्रेनिंग के लिए, और जब से अब तक मोर देन 200 जहाज इंडिया में बन चुके हैं, और आज की तारीख में ओवर 50 शिप्स और सबमरीन जो नेवी के नए बन रहे हैं, सब इंडिया में ही बन रहे हैं, इंडियन शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। और जो इंडिविजुअल शिप का जो इंडिजिनस कंटेंट है वो भी अब 90% से ज़्यादा हो गया है।
और जो नई इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली हैं मेक इन इंडिया के बारे में, दिस विल ओनली गोइंग टू मूव इट फॉरवर्ड ऑफ हैविंग मेक द डिफेंस कैपेबिलिटी हमारे तीनों सर्विसेज के लिए भारत में ही बनेगी। जनरल मलिक, आज भी बातचीत होनी है चाइना से, रेजोल्यूशन चाहिए सबको। इतने दिनों से सब देख रहे हैं कि छोटे स्तर से लेकर अब हम कमांडर स्तर की बातचीत की बात पर आ चुके हैं। चाइना के साथ किस तरीके से बात उलझती है, क्यों उलझती है? क्या अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें मुड़कर वुहान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी वो गाइडिंग फोर्स है, तो वो अगर गाइडिंग फोर्स है तो जब भी ये दो बड़े नेता मिलते हैं तब क्यों चाइना अचानक एलएसी को इतना एक्टिवेट करता है? देखिए, चाइना हैज बीन एग्रेसिव ऑल अलोंग। वो हमको समझता है कि हम वीक देश हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, और नीचे लेवल के ऊपर भी मिलिट्री में वो हमको कमजोर समझता है, और वो बार बार ऐसे इनिशिएटिव लेता है। ये पहली बात तो नहीं है, ये पहले हमेशा ही होता है। हमको जहां पर भी वो ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं तो वहां पर डट के मुकाबला करना चाहिए और करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, मैं समझता हूं कि जब तक बाउंड्री क्वेश्चन इसको रिजॉल्व नहीं हो पाता तो तब तक ये टेंशन चलती रहेगी, और उसकी वजह से ही अभी आप देखें जो स्ट्रेटेजिक नेक्सस बना हुआ है चाइना का पाकिस्तान के साथ में, या चाइना कोशिश कर रहा है कि हमारे देश को चारों तरफ से वो घेर ले, जिस तरीके से उनकी कार्रवाई मालदीव में या श्रीलंका में या बाकी दूसरे देशों में होती है, तो उसको देखकर ये स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर कंपटीशन चल रहा है, और उसका सोशल सिर्फ पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है। जब हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाएगा, मिलिटरीली स्ट्रांग बन जाएगा, तो हम उनका कड़ा मुकाबला कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम इस वक्त मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन छुटमुट की अगर लड़ाइयाँ होती हैं बॉर्डर के ऊपर, अभी भी हम अच्छा मुकाबला कर सकते हैं आर्मी और एयरफोर्स मिलके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। लेकिन बड़ी जो हमारी कंपटीशन है चाइना और इंडिया की, वो तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर है, और वो तभी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं जब देश की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर ये स्ट्रांग बन जाएगी, जब हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव पावर हमारी देश की बनेगी, और हमारी लीडरशिप जो है वो कड़ा मुकाबला करने में भी सक्षम रहेगी, और डिसीजन मेकिंग में भी स्ट्रांग बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सुरक्षा सभा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो आज तक पर सुरक्षा सभा की शुरुआत हमने की है आज सवेरे से, और आज लगातार अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी। जैसे इस ब्रेक के बाद कूटनीति पर होगी बात, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।